नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, दिए गए कथनों में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए युक्त धारा पोर्टल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौशल विकास पहल की योजना, समन्वय, निष्पादन और निगरानी के लिए लॉन्च किया गया एक पोर्टल, विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आदि के तहत बनाई गई संपत्ति का एक ऑनलाइन भंडार, बाल श्रम ना करने की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक मंच, कि इसरो के सभी मौसम विज्ञान मिशनों के लिए एक डेटा भंडार और मौसम संबंधी जानकारी जो समुद्र विज्ञान और उष्ण कटिबंधीय जल चक्रों से संबंधित है। तो युक्त धारा पोर्टल हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह है विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आदि के तहत बनाई गई संपत्ति का एक ऑनलाइन भंडार किए जाने के संदर्भ में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो की एक संयुक्त पहल है। यह युक्त धारा पोर्टल रिमोट सेंसिंग के साथ साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी डेटा की मदद से मनरेगा संपत्तियों आदि को जियो टैगिंग करने के संदर्भ में मदद करेगा, जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास के तहत बनाई गई विविध प्रकार की योजनाओं जैसे कि मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल आदि के तहत जो हमने विविध प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण किया है, उसके अवलोकन आदि करने के संदर्भ में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके माध्यम से उच्च क्षमता युक्त पृथ्वी अवलोकन डेटा को एकीकृत किया जाएगा और इसका प्रयोग करके जो पिछली संपत्तियां बनाई गई हैं, इनका विश्लेषण किया जाएगा और ऑनलाइन टूल आदि का प्रयोग करके नई कार्यों की पहचान करने में सुविधा प्रदान की जाएगी। युक्त धारा पोर्टल दो महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें युक्त शब्द योजनम से लिया गया है यानी योजना, और धारा शब्द प्रवाह शब्द से लिया गया है। इस प्रकार से विभिन्न योजनाओं को बेहतर ढंग से संचालित किए जाने के संदर्भ में युक्त धारा पोर्टल का महत्वपूर्ण विकास होगा और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें युक्त धारा पोर्टल पर महत्वपूर्ण रूप से सूचना प्रकाशित की गई है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, चकमा और हाजोंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कप्ताई बांध के निर्माण के कारण अपनी भूमि के जलमग्न होने के कारण विस्थापित होने के बाद वे भूटान से भारत आए थे। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं और हाजोंग हिंदू हैं। वे दोनों विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में पहचाने जाते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा से कथन सही है या है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो कि एक, दो और तीन। तो चकमा और हाजोंग शरणार्थी मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान यानी तत्कालीन बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के निवासी थे, यानी पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वे भूटान से नहीं आए थे अपितु बांग्लादेश से आए थे, और यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह भी नहीं है। इसी के चलते हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल दो। जैसा कि विकल्प में दिया गया है, चकमा बौद्ध हैं जबकि हाजोंग हिंदू हैं और इनको पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा था और वह तत्कालीन लुशाई हिल्स यानी वर्तमान मिजोरम के माध्यम से भारत में प्रवेश किए थे। उस समय केंद्र के द्वारा इनको तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी वर्तमान के अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया था। 1960 के दशक में इनकी जनसंख्या लगभग 5000 थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई है। हाल ही में इसलिए चर्चा में आए हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषण से इस बात का ज्ञान हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश अपने क्षेत्र में निवासित लगभग 60,000 चकमा शरणार्थियों को डिपोर्ट यानी वापस भेजने की योजना बना रहा है, जिसके चलते इसकी व्यापक आलोचना की जा रही है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सार्थक अक्सर खबरों में रहता है। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के बीच पढ़ने और अंक गणित में दक्षता में सुधार के लिए शुरू की गई एक पहल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुसरण में शुरू की गई स्कूली शिक्षा के लिए कार्यान्वयन योजना। स्कूलों में शिक्षकों, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और छात्र शिक्षकों के लिए खुले शैक्षिक संसाधनों और उपकरणों की मेजबानी के लिए बनाया गया राष्ट्रीय शिक्षक मंच।
कि महिलाओं को कौशल और सही दक्षता प्रदान करने की एक पहल, ताकि वे लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें। तो सार्थक पहल हाल में ही काफी चर्चा में रही है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुसरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है, ताकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। यह छात्रों के साथ शिक्षकों के लिए भी एक सुरक्षित, समावेशी और अनुकूल सीखने का माहौल स्थापित करने की एक पहल है, जिसके माध्यम से गतिविधियों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य, परिणाम और समय सीमा आदि को सही ढंग से पालन किया जा सके। इसके तहत विविध प्रकार के कार्यों को किया जाता है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्र और शिक्षकों की समग्र उन्नति प्रदान की जा सके। इस रूप में सार्थक पहल क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, जो स्कूली शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन योजना है। आज के पत्र सूचना कार्यालय में खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के पश्चात इसको बेहतर ढंग से लागू किए जाने के संदर्भ में सार्थक पहल की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? भारत ने क्रिवाक स्टील फ्रिगेट की आपूर्ति हेतु रूस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ 2 क्रिवाक श्रेणी के स्टील जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। तलवार और तेग वर्ग के तहत क्रिवाक श्रेणी के फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आपको बताना है सही कौन सा है, केवल एक और 3, केवल 2 कि 1, 2 और 3। तो इसके संदर्भ में तीनों ही कथन सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। आपको ये जानना है कि भारत और रूस द्वारा रक्षा समझौते के तहत अक्टूबर 2016 में 4 क्रिवाक या तलवार स्टील फ्रिगेट के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत यह तय किया गया था कि पहले 2 युद्धपोत रूस के यंतर शिपगार्ड में कालिनग्राद में बनाए जाएंगे और शेष 2 का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ किया जाएगा। ये युद्धपोत आधुनिक तकनीकों से युक्त होंगे, जिसमें ब्रह्मोस एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल लैस होंगी और साथ ही साथ ये मुख्य रूप से दुश्मन पनडुब्बियों और बड़े सतह जहाजों को खोजने और नष्ट करने जैसे विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। हाल में ये इसलिए चर्चा में रहे हैं क्योंकि रूस द्वारा ये कहा गया है कि इस प्रकार के स्टील फ्रिगेट को 2023 में आपूर्ति कर दी जाएगी। हालांकि कोरोना के चलते इनकी आपूर्ति में थोड़ी देर हो गई है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2016 में पूछे गए एक प्रश्न को देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग का एक अंग है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। यह अर्थव्यवस्था से संबंधित छोटे छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। आपको बताना है कौन सा या से कथन सही है या है, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 कि 1, 2 और 3। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसे अंग्रेजी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी FSDC कहा जाता है, यह मुख्य रूप से 2010 में सरकार के आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया था और इस रूप में यह एक गैर सांविधिक शीर्ष परिषद है जो वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यानी पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों जैसे कि RBI, सेबी के साथ ही प्रमुख वित्त सचिवों और मुख्य आर्थिक सलाहकार को भी शामिल किया जाता है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के साथ ही अर्थव्यवस्था से संबंधित छोटे छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण भी किया जाता है। यानी दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2 और
3। अब हम देख लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज का तथ्य, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, जो आज के द हिंदू अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 6 लाख करोड़ मूल्य के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन परियोजना का प्रारंभ किया गया है और इसके माध्यम से पहले से ही निर्मित सरकारी परियोजनाओं आदि में निजी निवेश को बढ़ावा देकर अवसंरचनागत विकास के साथ ही निर्मित परियोजना के मूल्य से लाभ लिए जाने की योजना को प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से न केवल सरकारी परियोजनाओं आदि में निजी निवेश को बढ़ावा दिया पाना संभव होगा, साथ ही साथ इसके तहत अवसंरचनागत विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। सरकार इसके माध्यम से यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे कॉलोनी आदि में निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है और उससे लाभ उठाना चाहती है। इस योजना के तहत निजी कंपनियां विभिन्न माध्यमों से प्रोजेक्ट आदि में निवेश कर सकती हैं और इसके बदले में उन्हें एक निश्चित रिटर्न दिया जाएगा। वे चाहें तो निश्चित समय के लिए किसी परियोजना या परिसंपत्ति का संचालन और विकास भी कर सकती हैं और उससे लाभ उठा सकती हैं। परियोजना अवधि के समाप्त होने के पश्चात वह परिसंपत्ति सरकार को वापस कर दी जाएगी और सरकार इसके माध्यम से 2019-20 के बजट में घोषणा किए गए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत निवेश किए जाने वाले धन के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कर रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा 2019-20 के बजट भाषण के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत आने वाले 5 सालों में लगभग 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आकांक्षा की गई थी। इसकी प्राप्ति के संदर्भ में यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी और इसके माध्यम से सरकार वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 की अवधि में लगभग 6 लाख करोड़ से अधिक निवेश को अनुमानित कर रही है। इसके माध्यम से जो निवेश का लक्ष्य रखा गया है वह सड़क विकास को प्रोत्साहित करने के साथ ही रेलवे के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, टेलीकॉम विकास को प्रोत्साहित कर सकता है और अन्य प्रकार के अवसंरचना के साधनों में निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से सड़क, रेल और बिजली क्षेत्र की संपत्ति में मौद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से इनमें निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ दूरसंचार, खनन, विमानन, बंदरगाह, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, गोदाम आदि क्षेत्रों में भी इसको बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से न केवल संस्थागत और दीर्घकालिक प्रकार की पूंजी को प्राप्त किए जाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ जो पहले से निर्मित किए गए बुनियादी ढांचा विकास है उसको भी बेहतर ढंग से प्रयोग किया जा सकेगा। हमें ये समझना है कि वर्तमान में सरकारों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचनागत विकास किया गया है, किंतु इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी इसके लिए आगे आने की आवश्यकता है और यही कारण है कि सरकार द्वारा संपत्ति मुद्रीकरण को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ताकि निजी क्षेत्र की संसाधन क्षमता और विकसित वैश्विक और आर्थिक वास्तविकता का लाभ लिया जा सके। और जिस प्रकार से निजी क्षेत्र में स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता होती है, यदि इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लगा पाया जा सकेगा तो इसके माध्यम से पहले से विकसित की गई योजनाओं को और बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार के परियोजना के मॉडल से न केवल बड़े बड़े निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा, अपितु इसमें इस प्रकार की भी कोशिश की जाएगी कि इसमें आम लोग भी निवेश कर सकें, जिससे निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि इसके माध्यम से सरकार अवसंरचनागत ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने की एक योजना सामने रख रही है, जिसको राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण परियोजना के माध्यम से प्राप्त किए जाने की आशा की गई है। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।